सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर वन के पहले टॉपिक से। हम लोग बात करेंगे कोमोरोस के बारे में। तो गाइस इंडिया से अगर हम अफ्रीका की तरफ जाएं और हम जहां पर मडागास्कर आइलैंड जो देखते हैं और वहीं पर ही आप देखिए अफ्रीका के ईस्ट में मोजाम्बिक नाम की कंट्री है। तो मडागास्कर आइलैंड के आप नॉर्थ की तरफ थोड़ा सा देखेंगे तो आपको एक आइलैंड कंट्री नजर आएगी, ये है कोमोरोस। तो ये कोमोरोस कंट्री हमें देखने को मिलती है अफ्रीका की ईस्ट की तरफ आप कह सकते हो, या मडागास्कर के नॉर्थ की तरफ आप देखोगे तो आपको कोमोरोस कंट्री जो है वो दिखाई देगी। तो इस कंट्री की लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखना कोमोरोस की, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं लोकेशन से रिलेटेड। तो अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन नेवी शिप जलाश्वा ये पहुंची थी कोमोरोस। कोमोरोस के एक पोर्ट में, बंदरगाह में, अंजुआन बंदरगाह है ये कोमोरोस का। तो वहां पर हमारी शिप पहुंची थी और 1000 मैट्रिक टन चावल जो है हमने वहां पर प्रोवाइड किया। और देखो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का एक सागर नाम का एक विजन हम लोग को देखने को मिलता है, विजन ऑफ सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशियन रीजन। तो ये सागर का बेसिकली फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन इंडियन ओशियन रीजन, की इंडियन ओशियन रीजन पर सभी की सिक्योरिटी का ध्यान रखना है और सभी जितने भी इंडियन ओशियन रीजन पर आइलैंड कंट्रीज हैं या फिर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती हैं तो उनका ख्याल रखना है। तो ये कोमोरोस पे जो हम लोगों ने ये सहायता प्रोवाइड करी है, तो ये चीज इंडिया और कोमोरोस के रिलेशनशिप को रिफ्लेक्ट कर रही है, टाइज को रिफ्लेक्ट कर रही है, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। कोमोरोस की बात करें तो ये एक आइलैंड कंट्री हमें इंडियन ओशियन पर देखने को मिलती है। 3 मेजर आइलैंड है इस कंट्री के, कोमोरोस आर्चिपेलागो के, ग्रैंड कोमेरो, राइट, गाजिजा, गाजिजा इसको कहेंगे, या मवाली मवाली मतलब वो मत समझना गुंडा मवाली वाला। तो ये भी इसका एक आइलैंड है, MWALI, मोहेली नाम से ये जाना जाता है। और जुआनी और अंजुआन जो है वो इसे कहते हैं। तो ये 3 बेसिकली ये आर्चिपेलागो है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, 3 मेजर आइलैंड, राइट। तो जिसके बारे में हमने बात करी, ये कोमोरोस की हैं और ये बेसिकली मोजाम्बिक चैनल पर सिचुएटेड है, जो कि अफ्रीका कोस्ट और मडागास्कर के बीच में हम लोग को थोड़ा सा नजर आता है। यहां पर कोई भी लैंड बॉर्डर्स हम लोग को नहीं देखने को मिलती है। और ये अरब लीग का मेंबर है और इकलौती ऐसी कंट्री है अरब वर्ल्ड में जो कि पूरी की पूरी सदर्न हेमिस्फीयर पर हमें देखने को मिलती है, कोमोरोस। और साथ ही साथ अफ्रीकन यूनियन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन और इंडियन ओशियन कमीशन का भी ये मेंबर स्टेट है कोमोरोस। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स और डिटेल्स कोमोरोस से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इतनी सी चीज जो है वो आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करेंगे हम लोग भावना के बारे में। तो ये एक ट्रेडिशनल फॉर्म है एंटरटेनमेंट का, राइट। भावना, तो भावना से रिलेटेड डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं कि भावना जो है वो कहाँ का मतलब यानी कि ट्रेडिशन है। तो आसाम आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आसाम के अंदर भावना ट्रेडिशन हम लोग को देखने को मिलता है और रिलीजियस मैसेज के साथ जो है ये एंटरटेनमेंट कंडक्ट किया जाता है। और इसका क्रिएशन किया गया था शंकर देव के द्वारा और जो कि लिखा गया था 16वीं सेंचुरी में, राइट। और इसके जो प्लेस वगैरह जो हमें देखने को मिलते हैं, इसको पॉपुलरली अंकिया नाट्स के नाम से जाना जाता है और इसका जो स्टेज वगैरह जो होता है उसको भावना के नाम से जानते हैं, राइट। स्टेजिंग इसकी जो होती है, राइट। और इसके अलावा भावना जो है वो लिखी जाती है आसामीज में और ब्रजावली लैंग्वेजेस में। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड काफी कम कंटेंट रहता है और इस प्रकार से कंटेंट जब न्यूज में आता है तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो बुद्धिज्म से रिलेटेड, जैनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली सिविल सर्विसेज पूछती ही है और इससे रिलेटेड अगर न्यूज में कुछ चीज आ रही है तो आपको बहुत अच्छे से इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बामियान बुद्धास के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे बामियान बुद्धास के बारे में। तो हुआ यह था कि मार्च 2001 में तालिबान ने जो है वो नष्ट कर दिया था बुद्धा का स्टैचू, जो कि अफगानिस्तान के बामियान वैली में हमें देखने को मिलता है। अब यहां से ये क्वेश्चन बनेगा कि बामियान वैली कहां पर है बताइए। तो अफगानिस्तान आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, पहली चीज, राइट। दूसरी बात, बामियान बुद्धा के स्टैचू जो है वो कहां पर है, बामियान वैली यानी कि अफगानिस्तान में। ये नष्ट कर दिए गए थे तालिबान के द्वारा और अब 20 साल के बाद इसकी एनिवर्सरी हम लोग को देखने को मिल रही है जो ये नष्ट किया गया था उसकी। और बामियान बुद्धास जो हैं वो वापस से 3D प्रोजेक्शन के फॉर्म में अभी लाए गए थे, जिस इवेंट को कहा गया था अ नाइट विद बुद्धा। तो एक इवेंट अभी कंडक्ट हुआ था अफगानिस्तान के अंदर जहां पर ये बुद्धा का स्टैचू था। तो अभी दोबारा से 3D बुद्धा जो है वो बनाया गया था और उस इवेंट को द नाइट विद बुद्धा जो है वो कहा गया था।
बामियान बुद्धास के बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं गाइस। तो बामियास बुद्धास जो हैं तो ये गुप्त, ससानियन और हेलेनिस्टिक आर्टिस्टिक का एक संगम कॉन्फ्लुएंस हम लोग को देखने को मिलता है। जो आर्टिस्टिक स्टाइल जो होती है ना, गुप्त स्टाइल, ससानियन स्टाइल, हेलेनिस्टिक स्टाइल, तो इसका ये संगम है, कॉन्फ्लुएंस है। इसको मिक्स करके बामियान बुद्धा स्टैचू जो है वो बनाया गया। 5वीं सेंचुरी एडी का ये स्टैचू है और एक समय पर ये सबसे टॉलेस्ट, सबसे लंबा स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू पूरे दुनिया भर का हमें देखने को मिलता था। और लोकल्स इसे सलसाल और शमामा के नाम से जानते थे। और इसमें सलसाल जो है इसका मतलब है लाइट शाइन्स थ्रू द यूनिवर्स। और 2003 में यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में जो है वो इसको शामिल किया है, यानी कि इसके रिमेन्स को, जो ये टूट गए ना अभी, तो उसको शामिल किया हुआ है। और आज की डेट में तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे कि दोबारा से जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा सके, रिस्टोर किया जा सके इस स्टैचू को। अब थोड़ी सी बात बामियान के बारे में भी कर लेते हैं हम लोग। तो ये बेसिकली सिचुएटेड है हिंदू कुश के हाई माउंटेन्स पे, जो कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो अफगानिस्तान का है वहां पर हमें ये देखने को मिलता है, बामियान, राइट। और बामियान नदी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बामियान नदी कहाँ पर है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान में थोड़ा सा इस प्रकार की भी मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड एबल टू आंसर। और ये पहले के समय पर सिल्क रोड का एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था, ये बामियान वैली या ये एरिया, राइट। यहाँ पर काफी सारे मर्चेंट्स, कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज जो है ये हमें देखने को मिलते थे, क्योंकि काफी सारे लोग यहाँ से गुजरते थे ना सिल्क रोड के थ्रू। आप जानते हैं कि सिल्क रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम हिस्ट्री में हमें देखने को मिलता है कि एक तो ट्रेड के लिए तो जाना ही जाता था ये, बाकी लैंग्वेजेस, कल्चर्स और इन सब ट्रेडिशन, इन सब चीज़ों का भी मूवमेंट होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग जब जाते हैं तो वो अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को दूसरी जगह भी स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं गाइस बामियान बुद्धा से रिलेटेड। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। और पेपर 1 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेडिसिन प्राइस कंट्रोल की थोड़ी सी यहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, इन्होंने फिक्स करी है 81 मेडिसिन की प्राइजेस को, जिसमें ऑफ पेटेंट एंटी डायबिटिक ड्रग्स भी मौजूद हैं। और इससे फायदा मिलेगा पेशेंट्स को, क्योंकि उनको सस्ते दाम में जो है वो दवाइयां मिल सकेंगी। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि 5 साल की प्राइस एग्जेम्पशन जो कि उन मेडिसिन को दिया हुआ था जो कि इंडिया में जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ था, तो वो प्राइस एग्जेम्पशन जो है वो अब कंप्लीट हो गया है। और जो अभी ये जो प्राइस जो है उसको जो फिक्स किया है, ये किस चीज के आधार पर फिक्स किया गया, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उसके आधार पर फिक्स किया गया और इसे अथॉरिटीज ने अप्रूव किया। और रिवाइज प्राइस जो है, यानी कि जो ये प्राइस फिक्स करी है, ये अप्रैल 2021 से अफेक्टिव होंगी, यानी कि लागू होंगी। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि प्राइसेस जो हैं हेपरिन इंजेक्शन के, ये भी बताया जा रहा है कि इसकी सीलिंग को भी रिवाइज किया जा रहा है और सितंबर 2021 तक इसको भी रिवाइज कर दिया जाएगा। ये डिसीजन लिया गया है। और अब यहां पर आपको यह भी समझना है कि ये हेपरिन इंजेक्शन जो है वो क्या, कौन से इंजेक्शन होते हैं। तो सिंपल सी चीज ध्यान में रखो, ब्लड क्लॉट्स को रोकने वाले इंजेक्शन होते हैं। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि ब्लड क्लॉट जो है वो बॉडी में बनते नहीं, क्योंकि देखो ब्लड क्लॉट क्या होता है, ब्लड क्लॉट हमारे जैसे कि कहीं पर भी किसी को चोट लग जाती है तो बॉडी ऑटोमेटिकली उस, देखना खून थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। जैसे कहीं पर भी बचपन में आप गिरे होगे, चोट वोट लगी होगी, तो आपको पता है कि थोड़ी देर तक खून बहता है फिर अपने आप बंद हो जाता है, राइट। तो हमारी बॉडी के पास की कैपेबिलिटी होती है ब्लड को क्लॉट करने की, बट कुछ कुछ लोगों में ये ब्लड क्लॉट करने वाली कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाती है, जिससे कि खून जो है वो कंटिन्यूअसली बहता ही रहता है। तो इसको हेपरिन इंजेक्शन जो है वो सही करता है, ठीक करता है, राइट, ये वाले इशू को। तो ये हेपरिन इंजेक्शन की भी प्राइस जो है उसको कंट्रोल किया गया। तो देखो हेपरिन इंजेक्शन टॉपिक न्यूज में है, तो इससे रिलेटेड क्या पता आपसे क्वेश्चन पूछ लें, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना जो मैंने अभी आपको समझाई है। इसके अलावा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ये गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसी है जो कि फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं, दवाई वगैरह जो होती हैं, उनके प्राइजेस को कंट्रोल करती है। तो क्वेश्चन यहां से अगर उठे कि कौन सी बॉडी हमारी कंट्री के अंदर ड्रग्स के प्राइजेस को कंट्रोल करती है, तो एनपीपी है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, राइट। और ये बनाई गई थी 1997 में और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंदर ये एक ऑफिस के तौर पर काम करती है। और इसके पीछे कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ग्राम उजाला की हम थोड़ी सी बात करेंगे। क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है वो
कहां पर लॉन्च हुआ है, तो बिहार आपको ध्यान में रखना है। बिहार के आरा में ये ग्राम उजाला प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत 7 वॉट और 12 वॉट के एलईडी बल्ब 3 साल की वारंटी के साथ गांव क्षेत्र में रहने वाले लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे। राइट, किस चीज पर प्रोवाइड किए जाएंगे? तो उनके घर में जो बल्ब होता है ना, इनकेंडिसेंट बल्ब, जो वो बल्ब होता है ऑरेंज कलर का, बहुत तेज लाइट जो है वो फेंकता है, ऑरेंज कलर की वो लाइट फेंकता है, आपने देखा वो पहले बहुत यूज होते थे वाले बल्ब। राइट, तो वो लाइट फेंकता है और ऊपर से गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो ऐसे जो बल्ब है उसको जब लोग बाग जो है वो देंगे ऑफिस में, राइट, तो उस बल्ब के बदले में जो है वो इन्हें 7 वॉट और 12 वॉट की एलईडी बल्ब प्रोवाइड की जाएगी 3 साल की वारंटी के साथ। और एलईडी जो है मात्र 10 रुपए पर एलईडी प्रोवाइड की जाएगी और एक घर में 5 एलईडी प्रोवाइड की जा सकती है। और पहले फेज में 15 मिलियन एलईडी बल्ब जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं बिहार के अंदर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर में, और भी काफी सारे विलेजेस जो हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वेस्टर्न गुजरात में। तो वहां पर इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। और ग्राम उजाला प्रोग्राम जो है ये गांव में इंप्लीमेंट हुआ है और गांव की सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट के गांव में ही इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। बाकी आगे चल के जो है वो इसको और भी जगहों पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और रूरल हाउस होल्ड, गांव क्षेत्र के रहने वाले जो लोग हैं वहां पर उनके घरों में मीटर्स वगैरह भी इंस्टॉल किए जाएंगे, और जिससे कि उनके घर में कितनी खपत हो रही है, कितनी बिजली जल रही है, तो उसका भी ध्यान रखा जा सके। राइट, यानी कि उसकी अकाउंटिंग डिटेल्स भी जो है वो रखी जा सके। और गाइस, ये जो प्रोग्राम है इसे फाइनेंसिंग पूरी तरह से की जा रही है कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू। राइट, और पहला ऐसा प्रोग्राम हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है जहां पर कार्बन क्रेडिट्स के थ्रू फाइनेंसिंग की जा रही है। तो यहां से आपसे क्वेश्चन उठाकर पूछे जा सकते हैं। तो हालांकि कार्बन क्रेडिट्स के बारे में मैं पहले भी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, पूरी चीज आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, कार्बन क्रेडिट्स में होता है कि तो आप लोग को पता होगा इसकी आज की डेट में जो इंडस्ट्रीज वगैरह काफी ज्यादा पॉल्यूशन जो कर रही है, राइट, फैक्ट्रीज वगैरह से जो ये धुआं वगैरह निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन हम लोग को देखने को मिल रहा है, इस पर रोक लगाने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कैपिंग स्कीम लेकर आ गई है। राइट, तो सरकार ने बता दिया है कि हर एक कंपनी को उसको एक लिमिट दे रखी है कि उससे ज्यादा, यानी कि उस XYZ लिमिट से ज्यादा जो है वो पोल्यूशन नहीं कर सकती है कंपनी। ठीक है, तो उसको बता के रखा हुआ है कंपनीज वगैरह को। अब होता क्या है, जैसे कि मैं मान लेता हूं कि कोई एक कंपनी है, उसको कह के रखा है कि आप 100 जो यूनिट्स कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। बट उस कंपनी ने क्या किया, उसने 140 यूनिट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कर दिया, मतलब कि 40 यूनिट ज्यादा कर दिया। अब इस 40 यूनिट को वो कंपनी क्या कर सकती है? वो कंपनी खरीद सकती है। राइट, 40 यूनिट को, नहीं तो उसके ऊपर पेनाल्टी उसे इंपोज करनी मतलब उसके ऊपर लग जाएगी, राइट, सरकार की तरफ से। तो इसको एक मौका दे रखा है कि ये ऐसी कंपनी से खरीद सकते हैं, जैसे कि एक दूसरी कंपनी की बात करते हैं, ठीक है, बी कंपनी की बात करते हैं, ये एक कंपनी है, तो बी कंपनी को भी सेम जो है वो 100 यूनिट्स जो है वो करनी थी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन उसके पास 100 यूनिट की लिमिट थी, बट उसने 60 ही किया, इसके पास 40 अभी भी बच गया। तो ये क्या कर सकती है? ए कंपनी बी कंपनी से 40 यूनिट जो है वो परचेज कर सकती है उसको पैसा देकर। मतलब कि कंपनी जो है उनके पास अब मौका मिल गया है कि वो एमिशन कम करके पैसा भी कमा सकते हैं दूसरी कंपनी से, यानी कि कुल मिलाकर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ट्रेड किया जा सकता है, कार्बन की ट्रेडिंग भी हो सकती है। तो राइट, तो ये वाली चीज। इसके अलावा दूसरा क्या ऑप्शन रखा हुआ है? दूसरा ऑप्शन ये रखा हुआ है कि आप जितना एक्सेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन करेंगे तो आपको उतना जो है या उससे थोड़ा सा ज्यादा जो है वो आपको स्पेंड करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा ऐसी एक्टिविटीज में जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन रुकता है। जैसे कि आप पेड़ वगैरह लगा दो, राइट, या फिर कहीं पर कोई, जैसे कि अभी ये जो प्रोग्राम की ही अगर हम बात करें, राइट, ग्राम उजाला की, तो इसमें जो एलईडी बल्ब जो दिए जा रहे हैं सस्ते रेट में, तो इसका जो कॉस्ट होगा और उसकी जो मार्जिन होगी वो कार्बन क्रेडिट्स में एडजस्ट की जाएगी। राइट, मतलब कि कार्बन क्रेडिट जितने भी होंगे वो इस प्रकार से, यानी कि ये जो कंपनी वगैरह जो होंगी जिनको अगर कार्बन क्रेडिट चाहिए तो वो इस प्रकार से जो है वो इसमें इन्वेस्ट करके, इसमें फाइनेंस करके इस स्कीम में कार्बन क्रेडिट जो है वो ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा? कंपनी का भी फायदा हो गया यहाँ पर, और वहां पर लोगों के पास एलईडी बल्ब चलेगा, जिससे कि फर्दर एमिशन भी रुक जाएगा। राइट, क्योंकि अभी तक जो एमिशन हो रहा था वो बल्ब के कारण हमें देखने को मिल रहा था, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा था, और अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से? हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती कहां से? बताओ,
कोयला जलता है तब इलेक्ट्रिसिटी आती है, भारी मात्रा में कोयला जलता है तब आती है। तो अब इससे क्या होगा, अगर कंजम्पशन कम होगा तो कोयला भी कम जलेगा, कोयला भी कम जलेगा तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट का बेनिफिट होगा, एनवायरमेंट में फायदा हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार की स्कीम चलती है। तो ये एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको सिविल सर्विसेज के लिए बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसके जो कार्बन क्रेडिट जो होंगे वो प्रिपेयर किए जा रहे हैं शाइन प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज के तहत। इसमें ऑप्शन ये भी है कि वॉलंटरी कार्बन स्टैंडर्ड्स के अंडर इसे वेरीफाई भी कराया जा सकता है, वो बायर्स की नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। और कार्बन क्रेडिट बायर्स होंगे जो कार्बन क्रेडिट को परचेज करेंगे, राइट। तो ये ओपन प्रोसेस होगी पूरी की पूरी, इसमें मार्केट के साथ डिस्कशन करके जो है वो पूरी मतलब सेलिंग की और बाइंग की प्रोसेस हमें देखने को मिलेगी। तो ये चीज है पूरी जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हांगकांग के नए अमेंडमेंट के बारे में जो कि एनपीसी के द्वारा किया गया है। तो एनपीसी यानी कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये चाइना की हमें देखने को मिलती है। तो इसने जो है वो एक डिसीजन को अप्रूव कर दिया जिसके थ्रू हांगकांग के इलेक्टोरल सिस्टम को इंप्रूव किया जा रहा है, राइट। और हांगकांग जो है गाइस, ये बताया जा रहा है कि हांगकांग अपने लीडर्स को चूज कर सकते हैं और बीजिंग जो है उसके जो अपॉइंटेड पॉलिटिशियंस जो हैं उनके पास ज्यादा पावर है कि वो एसएआर यानी कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग का जो है उसकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं और उनको ज्यादा पावर मिल जाएगी। यानी कि चाइना जो अपॉइंट करती है पॉलिटिशियंस को तो उनके पास ज्यादा पावर आ जाएगी एचकेएसएआर हांगकांग की स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की या उसको चलाने की पॉलिटिक्स को, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज जो है उसको बढ़ाकर 90 किया जा रहा है। इसमें एक्स्ट्रा 20 मेंबर जो है वो डाले जा रहे हैं, 35 और मेंबर डाले जा रहे हैं जो कि नॉमिनेटेड होंगे। इसके थ्रू डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का शेयर जो है वो रिड्यूस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से कुल मिलाकर चाइना जो है वो अब हांगकांग की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना चाह रही है। हालांकि कहा जाए तो मेंशन तो ये है कि हांगकांग के लिए ये थोड़ा सा अच्छा होगा ये वाली बात, बट आपको सच्चाई बताएं तो हांगकांग के लिए जो है वो मतलब उतनी अच्छी चीज होने नहीं वाली, क्योंकि हांगकांग के पास जो आज की डेट में हमें देखने को मिल रहा है, हांगकांग 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल का हिस्सा है। हांगकांग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, जैसे कि हांगकांग के पास खुद के पास पावर है अपने डिसीजन को खुद से लेने की, तो इसमें अब चाइना का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ समय पहले चाइना ने कहा था कि वो हांगकांग के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल चाह रहा है और धीरे धीरे करके इस तरीके से वो अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाता जा रहा है। ये हांगकांग के लोगों को तो बस ये चीज दिखाई जा रही है कि हांगकांग के लिए जो है वो अच्छा होने वाला है, कि हांगकांग जो है वो अपने लीडर को खुद ब खुद चूज कर सकते हैं। बट अगर हम लोग बात करें चाइना की, तो चाइना के अपॉइंटेड पॉलिटिशियंस जो होंगे उनके पास ज्यादा पावर चली जाएगी एचकेएसएआर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने की, जिससे कि आने वाले कुछ सालों में वो हांगकांग को चाइना पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर लेगा, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर चाइना जो है वो अपने लोगों को हांगकांग की पॉलिटिक्स में बिठा रहा है, जिससे कि थोड़े समय के बाद वो वाइप अप करते चले हांगकांग की चीजों को और हांगकांग के कुछ कानूनों में अमेंडमेंट करते चले और फिर इन फ्यूचर हांगकांग जो है वो पूरी तरह से चाइना के कंट्रोल में डायरेक्टली आ जाए, राइट। तो ये एक रणनीति चाइना की हमें इस प्रकार की देखने को मिल रही है, राइट। इसमें न्यूली एक्सपेंडेड इलेक्शन कमिटी जो है उसके पास ज्यादा पावर दी जा रही है, राइट। इसमें बताया जा रहा है कि ये कमिटी जो है वो इसमें 1500 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे और पहले जो थे वो 1200 हुआ करते थे। और काफी कंट्रोवर्शियल चेंज जो हमें देखने को मिल रहा है वो ये है कि एक न्यू कैंडिडेट क्वालिफिकेशन रिव्यू कमिटी जो है वो बनाई जा रही है, सेटअप की जा रही है, जो कि रिव्यू करेगी और कंफर्म करेगी कि कौन से कैंडिडेट जो होंगे वो क्वालिफाइड हैं या कौन से नहीं हैं, राइट। तो ये इलेक्शन कमिटी जो होगी, इलेक्शन रिव्यू कमिटी, तो ये बताएगी कि कौन से मेंबर जो होंगे वो इलेक्शन लड़ सकते हैं या फिर कौन से कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। ये वाली चीज यानी कि कुल मिलाकर इस कमेटी के हाथ में पूरी पावर दी जा रही है, राइट, कि कौन जो है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगा, कौन नहीं होगा। तो वो पूरा खेल जो है वो चाइना रच रही है और आने वाले समय में हांगकांग की दुर्गति जो है वो इस खेल के कारण हो सकती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको इन जनरल अभी आइडिया होना चाहिए। आगे चल के इससे रिलेटेड कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बाकी 1 कंट्री 2 सिस्टम मॉडल ये मैं आप लोग को ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। जिन भी स्टूडेंट्स ने कवर नहीं किया है, जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं अभी, तो आप क्या कीजिए, अपना टेलीग्राम पर एक चैनल है, राइट, डिस्कशन ग्रुप है और चैनल भी है, चैनल करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा नाम से है, और चैट लाइक ब्यूरोक्रेट्स नाम से एक डिस्कशन ग्रुप है, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो वहां पर आप पूछ लीजिएगा। 1 कंट्री 2 सिस्टम का ये टॉपिक मैंने काफी डिटेल में कवर कराया हुआ है और जो भी स्टूडेंट्स रेगुलर हैं, आप अपनी मैगजीन में ये वाला
जो टॉपिक है वो रिवाइज कर लो, राइट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अब बताया जा रहा है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर अपना पहला वॉल्यूम जारी किया है, टीचर्स एंड टीचर्स एजुकेशन पर। तो आज की डेट में हमारी कंट्री के अंदर फोकस किया जा रहा है टीचर्स एजुकेशन पर। आप सभी लोग जानते हैं कि टीचर्स को भी एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है, उनके अंदर वेरियस स्किल्स डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो डिलीवर कर सकें। तो इसके लिए हमारे कंट्री के अंदर टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। तो किस प्रकार की ये इंस्टीट्यूशन है, इसकी जानकारी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने अपने पहले वॉल्यूम के थ्रू प्रोवाइड करी है। यहाँ पर यह भी बताया कि जो प्राइवेट टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर करप्शन हमें देखने को मिलता है। सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता जताई जा रही है टीचर्स के लिए, और जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को मिल रही है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उसके बारे में जो है वो इस वॉल्यूम के अंदर मेंशन्ड है। तो क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमारे इंडिया के अंदर 9 मिलियन टीचर्स हैं 1.5 मिलियन स्कूल्स में, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को डिलीवर करना एस्पायरिंग टीचर्स में। यानी कि अगर टीचर्स को अपनी मतलब अच्छी एजुकेशन डिलीवर करनी है तो टीचर्स के अंदर भी कुछ स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। और 17,503 टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमारी कंट्री में है, इसमें 90% से भी ज़्यादा जो इंस्टीट्यूशन है वो प्राइवेटली ओन्ड है, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, और ये कुछ ही एरियाज पर, कुछ ही लोकेशंस पर सिंगल प्रोग्राम्स ही बस डिलीवर कर पा रहे हैं, ऑफर कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर 54% से भी ज्यादा टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और मात्र 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में एटलीस्ट 1 टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हर एक डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। और बताया जा रहा है कि ये सब जितने भी हैं वो सब स्टैंडर्ड हैं, यानी कि बेकार हैं, राइट, सही तरीके से काम के नहीं है, और कमर्शियल शॉप्स की तरह हमें देखने को मिलता है, यानी कि पैसा लूटने के लिए ही बस ये हैं, बाकी कोई इससे फायदा जो है वो नहीं मिल पा रहा है, राइट। यहाँ पर बताया जा रहा है कि टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बेसिक करिकुलर रिक्वायरमेंट्स को निगलेक्ट किया जा रहा है, जानबूझकर सिर्फ पैसों के लिए ही सोचा जा रहा है, राइट। और जिस पर्पस के लिए टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है कि टीचर्स को अच्छी क्वालिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए, स्किल्स प्रोवाइड की जाए, तो वो सब कुछ चीज़ें इसमें नहीं हम लोग को देखने को मिल रही है। क्लासेस जो है वो कंडक्ट नहीं की जाती है, और स्टूडेंट्स के द्वारा भी सीरियसली क्लासेस नहीं ली जा रही है, राइट। सभी प्राइवेट टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर हम लोग को शॉर्टेज देखने को मिल रही है अटेंडेंस की। इवन एग्जामिनेशन में भी अटेंडेंस नहीं हो रही, यानी जो एग्जामिनेशन होता है उसमें भी स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है, राइट। और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स का चाल चलन आज की डेट में चल रहा है, राइट, जिसमें टीचर्स को जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्रूट किया जाता है, और उनको भी सही तरीके से सैलरी नहीं दी जाती है, और भी कुछ और बेनिफिट्स नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि किसी को अगर जो है वो लाया जा रहा है इंस्टीट्यूशन में सिखाने के लिए, और उनको अगर प्रॉपर सैलरी नहीं दी जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी फिर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। ये वाली चीज़ भी हमें देखने को मिल रही है, राइट। और इसके कारण लॉन्ग टर्म डैमेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, लॉन्ग टर्म डैमेज, राइट। तो ना ही सिर्फ टीचिंग प्रोफेशन में बल्कि स्टूडेंट की लर्निंग में भी इफेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो अजीम प्रेमजी के पहले वॉल्यूम में हम लोग को देखने को मिली है, जिसके बारे में एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। अब बात करेंगे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। तो बताया जा रहा है कि यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन के तौर पर स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। ये मिनिस्टर जो है हमारे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए 3 साल के लिए चेयरमैन के पद पर होने वाले हैं, जुलाई 2021 से। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की बात करें तो सन 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। मेन फोकस क्या है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का, नाम से समझ में आ रहा है, ये ट्यूबरकुलोसिस जो है उसको खत्म करना है, राइट। और ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जब हम लोग को पहला सेशन एडहॉक कमेटी का देखने को मिला था, जो कि ट्यूबरकुलोसिस एपिडेमिक पर था, लंदन में हुआ था मार्च 1998 में। तो उसके बाद फिर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन सन 2000 में बनाया गया। फिर 1998 में एम्स्टर्डम डिक्लेरेशन हुआ था, जिसके थ्रू कोलैबोरेटिव एक्शन लेने की बात हुई थी कि 20 कंट्री साथ में मिलकर, और ये 20 कंट्री ऐसी थी जहां पर ट्यूबरकुलोसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, तो ये सब कंट्री साथ में मिलकर ट्यूबरकुलोसिस के बर्डन को कम करेंगी। तो उसके बाद फिर ये 2 ऐसे इवेंट्स हुए, उसके बाद फिर ये स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है वो तैयार किया गया। इसमें 1500 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन शामिल हैं। इसका सेक्रेटेरिएट जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हमें देखने को मिलता है।
इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज टारगेट से रिलेटेड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। तो इंडिया ने टारगेट रखा है कि इंडिया के अंदर से 2025 तक ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करेगी इंडिया, और पूरे दुनिया भर की जो डेडलाइन है वो 2030 की है। ठीक है, 5 साल पहले ही हम लोग इंडिया से ट्यूबरकुलोसिस को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये चीज है जिसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। नोमैडिक ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में जो कि नोबल ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए हमें देखने को मिल रहे हैं। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज का हमें देखने को मिलता है, ये 2019 में इसको बनाया गया था 3 सालों के लिए, और 5 सालों तक ये एक्सटेंड किया जा सकता है, राइट, ये बोर्ड, राइट। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ट्राइब्स को होना चाहिए, यानी कि उनका डेवलपमेंट करना है। कुछ स्कीम्स हम लोग को देखने को मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के थ्रू जो है वो लेकर आई है, राइट। स्टेट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है स्टेट के थ्रू इंप्लीमेंट की जा रही है ये नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। तो वो है अंबेडकर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर डीएनटी बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स बॉयज एंड गर्ल्स की ये स्कीम है। नानाजी देशमुख स्कीम, ये बेसिकली हॉस्टल्स के कंस्ट्रक्शन के लिए है डी नोटिफाइड बॉयज एंड गर्ल्स के। इसके अलावा एक कमेटी भी बनाई गई है जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है उनके अंडर, राइट। और इस कमेटी का टास्क ये होगा कि डी नोटिफाइड कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करना जो अभी तक आइडेंटिफाइड नहीं है। और नीति आयोग को एक टास्क असाइन किया हुआ है एथनोग्राफिक सर्वे का 62 ट्राइब्स के, ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका ये हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ये कम्युनिटीज की स्टडी जो है वो कंडक्ट की जा रही है कि हमारी कंट्री के कौन से पार्ट्स में कौन सी कम्युनिटी है। तो इसमें 62 ट्राइब्स के ऊपर बेसिकली स्टडी करने का टास्क जो है वो नीति आयोग को मिला हुआ है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को ध्यान में रखना है। ये डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स जो हम लोग को देखने को मिलती हैं तो उनसे रिलेटेड कुछ स्कीम्स है कि उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड। अब गाइस बात हो रही है ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 के बारे में। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल्स ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021 अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। इसके तहत कोई भी टूरिस्ट व्हीकल जो कि ऑपरेट हो रही है, राइट, हमें देखने को मिल रहा है कि कहीं पर भी कोई भी टूरिस्ट व्हीकल हम लोग को देखने को मिल रही है वो अप्लाई कर सकती है ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन या परमिट में ऑनलाइन। तो टूरिस्ट व्हीकल जो होती है ना जिनको जो है वो टूरिस्ट कोटा जो है वो मिलता है या वो येला कोटा मिलता है, जो भी गाड़ियां वगैरह होती हैं ना कमर्शियल गाड़ियां वगैरह, तो वो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा ये चीज़ जो है वो शुरू की गई है कि अब टूरिस्ट व्हीकल जो है वो या टूरिस्ट व्हीकल के ऑपरेटर्स जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उनको ऑनलाइन परमिट जो है वो मिल सकता है। ये इशू तब किया जाएगा जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट जो है वो सबमिट किए जाएंगे, फीस सबमिट की जाएगी और 30 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनके पास ये परमिट इशू हो जाएगा। और ये 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल होगा। और नए रूल्स के थ्रू टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो रहा है स्टेट्स में, और स्टेट्स की इससे रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगी। तो ये बेसिक सी चीज़ है जनरल सी, जिसका एक जनरल आइडिया आपको होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019 की हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए बताया जा रहा है कि राज्यसभा ने ये पास कर दिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल 2019। बिल ने डिक्लेयर किए हैं कुछ इंस्टीट्यूट फूड टेक्नोलॉजी के, एंटरप्रेन्योरशिप के और मैनेजमेंट के, राइट। इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो मिल गया है, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस जो है वो मिला है इस पर्टिकुलर बिल के थ्रू। ये इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं, तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये फलाना इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो हम लोग को हरियाणा के अंदर कुंडली में देखने को मिलता है। और दूसरा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो हम लोग को तमिलनाडु के तंजावुर में देखने को मिल रहा है। और बिल ने इन इंस्टीट्यूट्स को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट जो है वो डिक्लेयर किया, यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा जो है वो इस बिल के थ्रू इन इंस्टीट्यूट्स को मिला है। तो ये वाली चीज़ है। और पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे। नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अब बात हो रही है नीति आयोग के सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेटर निकोबार की। नीति आयोग के सस्टेनेबल विजन फॉर ग्रेटर निकोबार की यहाँ पर बात हो रही है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है गाइस, तो उसका सदर्न मोस्ट आइलैंड हम लोग को देखने को मिलता है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का, तो ये ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो नीति आयोग क्या कर रही है, इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए इसने एक प्लानिंग जो है वो क्रिएट करी है। इसमें बताया जा रहा है कि इस आइलैंड का, ग्रेटर निकोबार आइलैंड का 18% से ज्यादा एरिया या 150 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया फेज 1 में रखा जा रहा है, जहां पर
ग्रेटर निकोबार आइलैंड में वेरियस डेवलपमेंट किए जा रहे हैं। जो इस आइलैंड की जो कोस्ट लाइन है उसका 1/4 कह सकते हो आप, क्वार्टर आप कह सकते हो, वो इस स्पेस के अंदर कवर किया जा रहा है। ओवरऑल प्लान में ज्यादातर पोर्शन जो है वो फॉरेस्ट का और कोस्टल सिस्टम का शामिल किया जा रहा है। प्रोजेक्ट्स के अंदर बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स जो साउथ बे में हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फ्री ट्रेड जोन, वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स जो सदर्न कोस्ट में हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इन सब में ये प्रोजेक्ट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और इस प्रोजेक्ट की जो नोडल एजेंसी है वो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। और इवन एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो वहां पर पोर्ट को बनाने के लिए एक कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी थी, उसने जनवरी 2021 में नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की स्टैंडिंग कमेटी थी, इसने डी नोटिफाई कर दिया था पूरे के पूरे गालाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को और अलाउ किया था पोर्ट के लिए यहाँ पर, राइट। तो देखो ये चीज यहाँ से आपसे पूछी जा सकती है कि गालाथिया बे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्रेट निकोबार में हम लोग को देखने को मिलती है। और निकोबार मेगा पोर्ट ये ग्लोबली एंडेंजर्ड बर्ड जो है जो कि निकोबार में हम लोग को देखने को मिल रही है। और ये प्रोजेक्ट जो है जहां पर कार्य हो रहा है, ये एरिया जो है वो शोम्पेन कम्युनिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एरिया भी बताया जा रहा है। तो देखो ये शोम्पेन कम्युनिटी भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कहाँ की है, तो ग्रेट निकोबार थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में काफी सारी चीजें हमें ऐसी मिली हैं जो कि इस विजन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, इस शोम्पेन कम्युनिटी की बात करें, राइट। तो ये सब चीजें आपको इस प्रकार से पता होनी चाहिए। अब गाइस बताया जा रहा है कि इंडिया का हीलियम इंपोर्ट अफेक्ट होने वाला है। हम लोग को बहुत कम जो है वो अभी हीलियम जो है वो मिलेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने एक डिसीजन लिया है कि वो हीलियम को एक्सपोर्ट नहीं करेगी 2021 से। तो ये वाली चीज बताई जा रही है, इससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा हीलियम जो है वो इंपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स से। हीलियम एक कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, इनर्ट नोबल गैस के तौर पर हमें देखने को मिलती है। इसका उपयोग किन किन चीज़ों में किया जाता है, तो एमआरआई स्कैन जो होती है ना, मशीन एमआरआई जिसमें हम लोग निकालते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जिसको कहते हैं, तो उसमें इसका उपयोग होता है। रॉकेट्स में उपयोग होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में उपयोग होता है। एक डच फिजिसिस्ट कैमरलिंग ऑन्स हमें देखने को मिलते हैं, इन्होंने हीलियम को लिक्विफाई किया था, यानी कि हीलियम जो है उसको लिक्विफाइड में लेकर आए थे ये, राइट। तो इन्होंने क्या किया था, गैस जो थी उसको कूल किया था ये -270 डिग्री सेल्सियस में, तब जाकर इन्होंने हीलियम को लिक्विफाई किया था। और इंडिया के राजमहल वॉल्केनिक बेसिन जो झारखंड में हमें देखने को मिलता है, यहां से क्वेश्चन बनेगा झारखंड, ये राजमहल वॉल्केनिक बेसिन कहां पर है, तो झारखंड ध्यान में रखना। तो ये हीलियम का स्टोर हाउस हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर काफी सदियों से, सालों से हीलियम जो है वो स्टोर्ड है। और एट प्रेजेंट इंडिया जो है ये राजमहल बेसिन को जो है वो फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए जो है वो हीलियम के फ्यूचर एक्सप्लोरेशन के लिए इसने रखा हुआ है कि इस क्षेत्र में हम लोग फ्यूचर में हीलियम को जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं इस क्षेत्र से, राजमहल से, राइट। तो ये वाली चीज़ है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब मिलन 2T की यहाँ पर बात हो रही है गाइस, तो हमारी जो एक्विजिशन विंग हम लोग को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की देखने को मिलती है, जो कि वेपन्स वगैरह को परचेज करने का अप्रूवल देती है। तो इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ, भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ, जिसके थ्रू मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इंडियन आर्मी में शामिल की जा रही है। यानी कि ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड जो है वो सप्लाई कर रही है मिलन 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को, राइट। मिलन 2T एक टैंडम वॉरहेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हम लोग को देखने को मिलती है। इसकी रेंज 1850 मीटर की है। इसको BDL भारत डायनेमिक लिमिटेड के थ्रू प्रोड्यूस किया गया है, और इसका लाइसेंस हम लोग को MBDA मिसाइल सिस्टम फ्रांस के थ्रू देखने को मिलता है। ये मिसाइल जो है ये ग्राउंड से फायर की जा सकती हैं और व्हीकल बेस्ड लॉन्चर्स के थ्रू भी फायर की जा सकती है, यानी कि गाड़ी में लगाकर इस मिसाइल को चलाया जा सकता है। और ये डिप्लॉय की जा रही है एंटी टैंक रोल के तौर पर। ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव टास्क दोनों के लिए ही हमें देखने को मिलती हैं। इस मिसाइल को हम लोग शामिल कर रहे हैं, जिससे कि हमारी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस जो है वो एनहांस हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारी आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस, राइट। और आने वाले 3 सालों में जो है ये इसका मिसाइल का इंडक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि मिसाइल को जो हम लोग शामिल कर रहे हैं आर्म फोर्सेस में वो कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक स्टेप है जिसके थ्रू आत्मनिर्भर भारत जो है वो डिफेंस सेक्टर में हम लोग अचीव कर सकेंगे, आत्मनिर्भर भारत का गोल।
क्योंकि हमारे इंडिया में भारत डायनेमिक लिमिटेड के थ्रू ये सप्लाई की जा रही है, राइट, ये मिसाइल। अब इसके अलावा INAS 310 की बात करेंगे, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 310 द कोबरास, ये एक मैरीटाइम रिकनाइसेंस स्क्वाड्रन हम लोग को इंडियन नेवी का देखने को मिलता है, गोवा में है ये, और ये फ्रांस हिरिस में अभी जो है वो तैनात है। और ये बताया जा रहा है कि मोस्ट डेकोरेटेड यूनिट हम लोग को इंडियन नेवी की देखने को मिलती है, और ये डेली सर्विलांस ऑपरेशन के तौर पर कार्य करती है। तो हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन्स है उस पर निगरानी रखने का इसका काम होता है। और पिछले 1 साल में इस स्क्वाड्रन ने हजारों चक्कर जो है वो राउंड द क्लॉक लगाए हैं कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान, राइट। इसके एयरक्राफ्ट, मेडिकल सप्लाईज, कोविड टेस्ट किट्स जो हैं, राइट, मेडिकल टीम्स जो हैं, सैंपल्स वगैरह जो है वो डिलीवर कर रहे हैं, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब गाइस बताया जा रहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अंडर काफी सारे इसरो के एसेट्स आने वाले हैं, स्पेस एसेट्स। तो काफी इसरो के स्पेस एसेट्स NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास चले जाएंगे, ओनरशिप इसकी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास चली जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है, राइट। ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ डिस्कशन करते हुए ये चीज सामने लाई जा रही है कि 2 नई कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो कमर्शियल पर्पस के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को दी जा रही हैं, राइट। और ये जो सैटेलाइट जो होंगी गाइस, ये प्राइवेट कंपनीज को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड लीज पर देगी, जिसमें DTH और ब्रॉडबैंड सर्विसेज के लिए ये सैटेलाइट काम करेंगी। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात करें तो ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हम लोग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की देखने को मिलती है। इसरो की ये कमर्शियल आर्म है, यानी कि जितनी भी कमर्शियल डील्स वगैरह जो होती हैं इसरो की, तो वो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के थ्रू की जाती है, और एक सब्सिडरी कंपनी के तौर पर ये हमें देखने को मिलती है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की। 2019 में इसको स्टैब्लिश किया था। इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के अंडर जो आती है, और कंपनी एक्ट 2013 के तहत इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमें देखने को मिलता है, राइट। और मेनली फोकस किसके ऊपर करती है, तो इंडिया के जो स्पेस प्रोग्राम है, राइट, तो उसके इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन जो है वो बढ़ जाए, स्केल अप हो जाए, तो उसका ये इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव ये है कि जो जितने भी डीलिंग्स वगैरह जो होती हैं, राइट, इसरो की, तो इसरो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है तो उसकी डील करने के लिए ये हम लोग को NSIL देखने को मिलती है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, क्वेश्चन आए तो बेंगलुरु याद रखना। अब इसके अलावा इंडिया जो है वो GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करने जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अकॉर्डिंग ये चीज बताई जा रही है कि इंडिया GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम जो है वो इंप्लीमेंट करेगी, और सभी टोल बूथ जो है वो 1 साल में हट जाएंगे। बहुत बड़ी बात है, 1 साल में सभी टोल बूथ्स को हटाने की यहाँ पर बात हो रही है। GPS बेस्ड टोल कलेक्शन सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है। टोल कलेक्शन जो होता है, आप रोड वगैरह पे जाते हैं तो बीच में वो टोल बूथ्स हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं, तो वो GPS के थ्रू जो है वो होगा, यानी कि गाड़ी चलेगी, गाड़ी में GPS अटैच्ड है, तो गाड़ी कहाँ से किस किस स्टेट से गुजर रही है, किस किस जगह से निकल रही है, तो वो सैटेलाइट के ऊपर आधारित अपने आप जो है वो पैसा कटेगा। तो कोई जो है वो मैनुअली कलेक्ट नहीं करेगा, अपने आप टोल जो है वो कलेक्ट होगा। मनी जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे गाड़ी की GPS इमेजिंग के आधार पर। 93% गाड़ी जो है वो टोल पे कर रही है आज की रेट में फास्ट टैग के थ्रू, बट 7% जो है वो अभी भी जो है वो नहीं पे कर रही हैं, बावजूद उसके कि जब ये रूल आ चुका है कि अगर आप जो है वो फास्ट टैग नहीं लगाओगे तो आपको डबल दुगना पैसा जो है वो देना पड़ेगा, बट फिर भी दुगना पैसा जो है वो गाड़ियां दे रही हैं, बट वो फास्ट टैग जो है वो नहीं लगवा रही हैं, राइट। और व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो ये पॉलिसी पहली बार अनाउंस हुई थी यूनियन बजट 2021-2022 में। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो हमारी कंट्री में हमें देखने को मिल रही है, तो इनका टर्नओवर जो है वो जस्ट बढ़ गया है, 10 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर हो गया है 4.5 लाख करोड़ से, राइट। बहुत डबल, एक तरह से आप कह सकते हो डबल से भी ज्यादा जो है वो हो गया है। और न्यू पॉलिसी जो है ये गाड़ी का फिटनेस टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करा रही है कि हर गाड़ी का फिटनेस टेस्ट होगा जब वो गाड़ी 20 साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, राइट। प्राइवेट ओनरशिप व्हीकल, जैसे हमारे और आपके पास जो गाड़ी है, प्राइवेट गाड़ियां जो हैं, वो गाड़ी का जैसे ही 20 ईयर्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद उसका फिटनेस टेस्ट कराना होगा। और जो भी गाड़ियां कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं जो टैक्सी वगैरह में चलती हैं, तो उन गाड़ी का फिटनेस टेस्ट हर 15 साल में होना जरूरी है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। और कोई भी व्हीकल जो कि फिटनेस टेस्ट जिसका फेल हो जाता है
राइट, और उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन का रिन्यूअल जो है वो नहीं होगा और उस व्हीकल की लाइफ को एंड माना जाएगा, यानी कि वो व्हीकल को सड़कों पर कंटिन्यू रहने नहीं दिया जाएगा, यानी कि चलाने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जाएगा। और पॉलिसी जो है ये 1 अप्रैल 2022 से लागू होगी, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और मैंडेटरी फिटनेस टेस्टिंग जो होगी हैवी कमर्शियल व्हीकल की, वो 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। और सभी जो दूसरी कैटेगरीज हैं गाड़ियों की, व्हीकल्स की, जिसमें पर्सनल व्हीकल्स भी मौजूद हैं, तो जून 2024 से जो है वो इसको शुरू कर दिया जाएगा, इस पॉलिसी को। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, जिसके बारे में एक जनरल आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में। इंडियन वर्कर्स को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2020-2021 वेजेस एंड मिनिमम वेजेस इन द टाइम ऑफ कोविड-19, ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी? तो याद रखना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। इस रिपोर्ट ने कमेंट किया है काफी सारे मुद्दों के ऊपर कि इंडियन वर्कर जो है उनको लो एवरेज वेजेस मिल रहे हैं और लॉन्गर आवर्स उनके हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि उनको पैसा जो है वो कम मिल रहा है और लंबे समय तक उनसे काम करवाया जा रहा है। इसने ये भी रिपोर्ट किया कि जो भी वर्कर्स एशिया और पैसिफिक में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो वो हाईएस्ट रियल वेज ग्रोथ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वहां पर रियल वेज की ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रही है 2006 से 19 के पीरियड में। और रिपोर्ट ने ये चीज बताई है कि नेशनल फ्लोर लेवल मिनिमम वेजेस जो है वो 176 रुपीज पर डे के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं, बट एक्चुअल वेजेस जो है वो काफी ज्यादा है। और जब मीडियम निकाला गया मिनिमम वेजेस का अलग अलग स्टेट्स में इंडिया के अंदर, तो वो 269 रुपीज पर डे के हिसाब से बताया गया, राइट। इसके अलावा कोड ऑन वेजेस 2019 की बात करें तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आप लोग को कवर करा चुका हूं काफी डिटेल में। तो इस कोड के थ्रू फोकस किया गया था कि कोई भी सेक्टर हो, चाहे ऑर्गेनाइज्ड हो, अनऑर्गेनाइज्ड हो, फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, राइट, तो वहां पर मिनिमम वेजेस जो है वो सभी वर्कर्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया था स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज का, जो कि कोड ऑन वेजेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। कोड ने यह भी प्रोवाइड किया था कि मिनिमम वेजेस जो है वो सरकार 5 साल से पहले, यानी कि हर 5 साल से पहले जो है वो रिव्यू करेगी और उसको अप्रूव करेगी, राइट, कि कितना पैसा जो है वो मिलना चाहिए, मिनिमम वेजेस जो है वो कितनी मिलनी चाहिए सभी वर्कर्स को। तो ये वाली चीज है जिसका आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब OTP RMS सर्टिफिकेट डिजी लॉकर्स के साथ जो है वो लिंक किए जाएंगे, तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डिसाइड किया है कि ये लिंक करेंगी ऑनलाइन टीचर प्यूपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर के साथ। ऑब्जेक्टिव यह है कि हसल फ्री एक्सेस जो है वो वेरीफाइड OTPRMS सर्टिफिकेट का मिल सके, और इसमें जो ये सर्टिफिकेट जो इशू किए जा रहे हैं ये ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, और इसको जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की वेबसाइट से ट्रैक और ट्रेस किया जा सकेगा। और जो रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी सर्टिफिकेट की बनाने की, वो वेव ऑफ कर दी गई है। सभी स्टेक होल्डर्स हमारी कंट्री में जितने भी हैं उनको डिजिटल एम्पावर करना, राइट, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो फैसिलिटेट करना, इस पर्पज से ये चीज जो है वो की गई है। डिजी लॉकर की बात करें तो डिजी लॉकर एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, किसका, किस मिनिस्ट्री का? मीटी का, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। और ये डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के अंडर, DIC के अंडर हमें देखने को मिलता है। इसका मेन एम ये है कि सभी सिटीजन जो है उनको डिजिटली एम्पावर करना, कि वो अपने ऑथेंटिक डिजिटल डॉक्यूमेंट जो है सिटीजन्स के, वो डिजिटल डॉक्यूमेंट वॉलेट में जो है वो रख सकें, राइट। तो ये चीज यहां पर हमें डिजी लॉकर के थ्रू देखने को मिलती है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स डिजी लॉकर सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है, ये ओरिजिनल फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बराबर ही माना जाता है, और ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल 2016 के रूल 9A के तहत बताई गई। यानी कि अगर आप डिजी लॉकर के थ्रू डॉक्यूमेंट अपना अगर प्रस्तुत करते हो, दिखाते हो, तो वो बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसा कि आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिजिकल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाते हो, तो उसकी के बराबर जो है वो माना जाएगा। तो यह वाला भी एक फैक्ट है जिसको आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, पता होना चाहिए। अब मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप की यहां पर बात हो रही है। तो मेरा राशन मेरा मोबाइल ऐप अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें टारगेट ऑडियंस कौन सी है? तो जो भी राशन कार्ड होल्डर्स जो है उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने की, जिनके पास भी राशन कार्ड है और वो अगर कोई नई जगह पर जाते हैं लाइवलीहुड के लिए, तो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराना। आज की डेट में 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो है वो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के थ्रू जो है वो कवर्ड हम लोग को देखने को मिल रही है। और एट प्रेजेंट
सिस्टम जो है वो 69 करोड़ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बेनिफिशियरी जो हैं उनको कवर कर रही है। तो उन्हीं को जो है वो असिस्ट करने के लिए ये मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन हमें देखने को मिल रही है। तो ये वाली चीज़ है, और इसी के साथ अपना ये लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूपीएससी 2021 की टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है। 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट इसमें अवेलेबल है, 10 फुल लेंथ टेस्ट अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में टेस्ट हैं। टेस्ट का डिटेल सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सबसे खास बात इस टेस्ट की यह है कि आपको डेली टारगेट्स इस टेस्ट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हर दिन आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है बाकायदा आपको बताया जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ेंगे तो आप प्रीलिम्स से पहले पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और हर हफ्ते जो है वो आपके 2 टेस्ट होंगे और 100 क्वेश्चन के ये पूरे टेस्ट होंगे। तो इसी चीज के साथ जो है वो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की गई है। जो भी स्टूडेंट यूपीएससी 2021 में अपीयर हो रहे हैं, हाईली रिकमेंडेड कि आप ये टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। इसके अलावा आपके लिए सीसेट का कोर्स, हिस्ट्री का पूरा कोर्स, सोशियोलॉजी का ऑप्शनल कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का पीडीएफ पैकेज आपके लिए अवेलेबल है मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन पीडीएफ का प्रोवाइड किया जाता है। मंथली मैगजीन आपको प्रोवाइड की जाती है। एक ऑफर भी है, आप ऑफर ले सकते हैं। और अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो वाली फैसिलिटी भी आपके लिए अवेलेबल है, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। और बाकी पैकेज को कैसे ज्वाइन करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कुछ और पूछताछ करनी है तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। इस नंबर पर एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।